Good evening. In the wake of epidemical rise in daily COVID-19 cases, Prime Minister Narendra Modi interacted with chief ministers to review the situation. Modi called vaccination the biggest weapon against COVID-19 pandemic. He stressed that people and administration should remain alert during the festive season. Commenting on India's vaccination drive, Prime Minister said, "We have vaccinated nearly 3 crore adolescents within 10 days. This shows India's potential, our preparedness to deal with this challenge." Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister asked states to continue following preemptive, collective and proactive approach in dealing with the COVID-19 threat. Rupees 23,000 crore package allocated by the centre to states has been utilized well, with many states strengthening their health infrastructure. Centre and states need to follow this preemptive, collective and proactive approach this time too. Modi asserted that the 130 crore people of India will surely emerge victorious from coronavirus pandemic with our collective efforts. Union Home Minister Amit Shah and Health Minister Mansukh Mandaviya also attend the meeting. 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर
साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी।
संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। Prime Minister Narendra Modi released the 10th installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Under this scheme, an amount of over 20,000 crore was transferred to more than 10 crore beneficiary farmer families across the country. Modi released the amount to beneficiaries at an event held through video conference. Addressing the nation after the event, Prime Minister Narendra Modi said crores of farmer families of the country, especially small farmers, have received the 10th installment of the Prime Minister's Kisan Samman Nidhi. 20,000 crore have been transferred in the bank accounts of farmers. आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहते हैं, आमुखा आयाति कल्याणम कार्य सिद्धिम ही संसति ही, अर्थात सफल शुरुआत कार्य सिद्धि की, संकल्पों की सिद्धि की पहले ही घोषणा कर देती है। एक राष्ट्र के रूप में हम 2021 में बीते साल को उसी रूप में देख सकते हैं। 2021 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से मुकाबला करते हुए कोटि कोटि भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य देश ने क्या करके दिखाया, इसका हम सब साक्षी हैं। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। इस साल हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। ये समय देश के संकल्पों की एक नई जीवंत यात्रा शुरू करने का है, नए हौसले से आगे बढ़ने का है। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश, विविधता भरा सा देश, 145 करोड़ से अधिक लोगों को 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। कौन सोच सकता था कि भारत एक साल में 2 करोड़ घरों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को
मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है और मुफ्त राशन की सिर्फ इस योजना पर ही भारत 2,60,000 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा खर्च कर चुका है। मुफ्त अनाज की इस योजना का बहुत बड़ा लाभ गांव को, गरीब को, गांव में रहने वाले हमारे किसान साथियों को मिला है, खेत मजदूरों को मिला है। साथियों, हमारे यहां यह भी कहा गया है, संगे शक्ति युगे युगे, यानी इस युग में संगठन से ही शक्ति होती है। संगठित शक्ति यानी कि सबका प्रयास, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्ग। जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कदम भर नहीं होता, 130 करोड़ कदम होते हैं। हम भारतीयों का स्वभाव रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें एक अलग सुकून मिलता है, लेकिन जब ये अच्छा करने वाले एकत्र होते हैं, बिखरे हुए मोतियों की माला बनती है, तो भारत माता दैदीप्यमान हो जाती है। कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, देश को बना रहे हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। जैसे इन दिनों जब हम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों का नाम देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो आनंद से भर जाते हैं। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the second campus of Chittaranjan National Cancer Institute in Kolkata in the presence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. The second campus of CNCI has been constructed in sync with Prime Minister Modi's vision to expand and upgrade the health facilities in all parts of the country. CNCI was facing a heavy load of cancer patients and a need for expansion was being filed for some time. This need will fulfill through the second campus. चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंपस में लगी देशबंधु चित्तरंजन दास जी और महर्षि सुश्रुत की प्रतिमाएं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देशबंधु जी कहते थे, मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूं, इसके लिए काम कर सकूं। महर्षि सुश्रुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरातन भारतीय ज्ञान के प्रतिबिंब रहे। ऐसी प्रेरणाओं से बीते वर्षों में देशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेटेड करने का, राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह है जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए
अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से गांव और गरीब परिवारों को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूषित होता है, देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के इसके द्वारा इस समस्या के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से इसलिए वंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सुलभ ही नहीं था या बहुत महंगा था। गरीब अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता था तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो कर्ज ले, अपना घर या जमीन बेचे, या फिर इलाज का विचार ही टाल दे। कैंसर की बीमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मध्यम वर्ग हिम्मत हारने लगता है। गरीब को इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश सस्ते और सुलभ के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। अभी मनसुख भाई इसका विस्तार से बता भी रहे थे। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Elsa Charet signing off. Thank you for watching. Goodbye.